अस्सलाम वालेकुम। आज का जो चैप्टर है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 19 फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। एक हिंट मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पिछली क्लास में भी दिया था। मतलब पिछली क्लास से मतलब 2-3 क्लास पहले मैंने आपको एक डिस्कशन दिया था कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक हुकूक और मौलिक कर्तव्य, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके हुकूक हैं और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं और वो आइन में किस तरीके से दर्ज हैं। तो आइन के पार्ट 3 में जो तीसरा पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स को दर्ज किया गया है। और शुरू में ये जो है आपको मालूम है कि भारत को जब आज़ादी मिली तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक संविधान आइन बनाने का मसौदा तैयार किया और उस मसौदा बनाने की जो कमेटी थी उसके सदर जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे उसके सदर थे। जो उस मसौदा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए और जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जो है क्या मिला, हमें मिला कि हमारे मौलिक जो अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भारतीयों की जो हुकूक थे उसको कमतर समझा जाता था और जो वाइट मैन थे वो जो अंग्रेज थे उनके जो हुकूक थे उनको ज़्यादा समझा जाता था। और जब आप किसी पहाड़ी इलाके या नैनीताल शिमला जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एक रास्ता उन्होंने अपने लिए बना रखा था, एक रास्ता उन लोगों के लिए था जो भारतीय थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को हमेशा कमतर रखा। जब हमारे भारतीय संविधान बनाने वाले, आइन बनाने वालों ने और हमारे नेताओं ने और हमारे संविधान सभा के जो लीडरान थे उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें उन हुकूकों को दर्ज किया जिन हुकूकों को उन्हें मिलता नहीं, जो हुकूक उनको मिलते नहीं थे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि जो समानता का अधिकार था, मतलब बराबरी के जो हुकूक थे वो नहीं मिलते थे। अंग्रेज को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, भारतीय को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, इसलिए समानता का हुकूक को जो है बड़ी तवज्जो दी गई और जो गैर बराबरी थी उसको खत्म करने के लिए समानता के अधिकार को दर्ज करना सबसे जरूरी था। इसलिए जब संविधान सभा ने संविधान के जो मौलिक हुकूक लिखने तय किए तो उसमें सबसे पहले जो लिखा वो बराबरी के हुकूक के बारे में लिखा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरा चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ से ये जो है रिलेट करता है। डेली लाइफ में आपको इस बात का अंदाजा होता है कि जो आपके राइट्स हैं वो किस तरीके से, जो आपके हुकूक हैं वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगियों में जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं। मान लेते हैं कि अगर आज आप जो है ऐसे समाज में रह रहे होते जो कि मुश्किल है, ऐसा समाज जिस समाज में आपके हुकूक नहीं होते, तो आप क्या जो है शिक्षा का अधिकार ले पाते हैं। इसीलिए आप क्या जो है अगर आप किसी धर्म के मानने वाले हैं और उस धर्म के मानने वालों को ये इजाज़त नहीं होती कि वो अपने धार्मिक जो प्रतिष्ठान है जहां वो जाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद जाना चाहते हैं, उनको वहां पे रोक होती, तो क्या वो हुकूक वो ले सकते थे अगर वो आइन में दर्ज नहीं होते। इसीलिए इन सारे हुकूक को आइन में दर्ज किया गया और ये कहा गया कि संविधान जब बनेगा तो सबके हुकूक एक बराबर से देखे जाएंगे, एक नज़र से देखे जाएंगे, क्योंकि भारत में जो है कानून का राज है। और जब किसी देश में कानून का राज होता है तो उस राज के तहत आपको जो कानून में लिखित दर्जियाब जो कानून होते हैं उसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसके तहत आपको जो है अधिकार मिलने का काम होता है। अब आपके स्क्रीन पे मेरे पीछे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, उस पे लिखा हुआ है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स, यानी तीसरे आइन के, भारत के जो आइन है उसके तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। आपसे सवाल पूछेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में तक हैं, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक हुकूक जो हैं वो आपके हुकूक जो आइन में दर्ज हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दर्ज हैं। आप समझिए कि जो धारा 12 से लेके 35 तक आपके जो फंडामेंटल राइट्स दर्ज हैं वो पहले ओरिजिनली 7 फंडामेंटल यानी 7 मौलिक हुकूक थे, लेकिन उसको जो है संशोधन करके 44वें संशोधन 1978 के तहत वो 6 बचे। अब वो 6 कौन कौन से हैं, मैंने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है कि वो 6 वो थे, मतलब वो 7 वो थे जो जरूरी थे, जो एक भारतीय को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा नहीं मिलते थे।
और ये आपको मालूम है कि भारत में जो आइन को बनाने वाली कमेटी थी, मसौदा कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं, उस कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर थे। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ और दीगर लोग थे, उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ ये संविधान का मसौदा तैयार किया गया और उस पर सब जो संविधान सभा के लोग हैं उन्होंने उस पर सिग्नेचर किया और आज भारत में आइन लागू है। और लागू होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारत एक जमहूरी मुल्क है जिसमें आइन को रिस्पेक्ट किया जाता है। आइन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसको तवज्जो दी जाती है, उस बात को जो है उस बात की अहमियत उसकी अहमियत समझी जाती है। आप किसी भी कानून, मतलब जो एक नॉर्मल कानून है और एक आइन के जो दस्तयाब आपके हुकूक हैं, उनमें एक फर्क आपको देखने को मिलेगा कि जो आइन के हुकूक हैं, जो आइन में हुकूक लिखे हुए हैं, उनको तवज्जो दी जाएगी बनिस्बत, और उनको हायरार्की में ऊपर रखा जाएगा बनिस्बत जो दूसरे कानून के तहत कोई हुकूक आपको मिल रहे होंगे। ठीक, तो जो आइनी हुकूक हैं, आइनी हुकूक यानी जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, उनको तवज्जो देने का काम जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। और उसका एक मसला ये भी है कि अगर आइनी हुकूक यानी जो आपके मौलिक हुकूक हैं, जो इंसानी हुकूक आपको मिले हैं, अगर इंसानी हुकूक जो आपको आइन के जरिए मिले हैं, अगर उसमें कोई सरकार जो है उसके अंदर काट छाट करना चाहेगी तो आप तुरंत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट जाने के लिए आपको 226 का रुख करना पड़ेगा, धारा 226 है। और जो सुप्रीम कोर्ट अगर आपको जाना है तो आपको उसकी धारा 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगा सकते हैं कि जनाब ये आदेश पारित कीजिए कि मेरा आइनी हुकूक जो है इंसानी हुकूक जो मुझे दर्ज किया गया था मुझे आइन के जरिए, वो हुकूक मेरा जो है वायलेट हुआ है, उसको मेरा जो है उसका पालन नहीं हो रहा है, सरकार जो है उसको वायलेट कर रही है। इसके जरिए एक आदेश देने का पालन करें और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है उसको फॉलो करवाएं। तो ये आप इस तरीके की एक पिटीशन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। तो ये एक समझने वाली बात है कि जब आप किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के अगेंस्ट में आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस वजह से आपका ये जो इंसानी हुकूक पार्ट 3 में दे रखे हैं, इनकी जो अहमियत है वो दूसरे राइट से ज्यादा है। इस मतलब समझिए, इसका जो राइट का जो अहमियत है वो दूसरे राइट से ज्यादा है। अब ये समझने वाली बात है कि उसको इसलिए ज्यादा रखा गया क्योंकि ये हुकूक अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ये भारतीयों को नहीं मिलते थे और उन्हें मालूम था कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होगा जिसके जरिए हम अपने राइट्स को फॉलो नहीं करवा सकते हैं तो फिर जो है ये राइट्स का लिखना जो है बेकार हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में आपके? तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो इंसानी हुकूक जो आइन में दर्ज हैं वो आपको इसलिए उसकी अहमियत ज़्यादा है क्योंकि उसके वायलेशन पे, उसके जो है उसके खिलाफत पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, परंतु आज ये जो है 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, 6 इंसानी हुकूक बचे हैं। 6 कौन कौन से बचे? तो 6 हुकूक वो बचे हैं जो आपको सबसे जरूरी हैं। पहला जो हटाया गया वो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। जो प्रॉपर्टी का हुकूक था उसको आईनी हुकूक से यानी इंसानी हुकूक से हटा के उसको जो है अब आईनी हुकूक के दर्ज में डाल दिया है। यानी अब आपको एक समझने की कोशिश ये करनी होगी कि अब इंसानी हुकूक जो आपको आइन के पार्ट 3 में दर्ज हैं और आईनी हुकूक जो पार्ट 3 में नहीं है उनमें कुछ फर्क होगा। मतलब उसका फर्क ये होगा जो इंसानी हुकूक आपको पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे उसके वायलेशन पे, उसके खिलाफ वर्जी पे आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जो आईनी हुकूक आपके जो है संविधान में दर्ज नहीं है, मतलब पार्ट 3 में दर्ज नहीं, आइन के पार्ट 3 में दर्ज नहीं है, उनके खिलाफ आप जो है 226 के जरिए हाई कोर्ट तो जा सकते हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपका ये जो राइट का वायलेशन है, इस राइट के वायलेशन के लिए आप रिट के लिए, रिट का आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। और हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन दायर होता है वो ज्यादा होता है सुप्रीम कोर्ट से इस ऐसे सिविल मैटर्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मैटर्स हैं उसमें आप सिर्फ और सिर्फ आईनी हुकूक के जो पार्ट 3 में दर्ज आपके हुकूक हैं उसी के लिए आप जा सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये
राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 तक इसमें लिखा हुआ है। ये आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आर्टिकल याद होंगे, उससे क्या होगा कि आपको ये आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से हमको आंसर राइटिंग करनी है। तो पहले आप बताएंगे कि ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। यहाँ शुरुआत में जब आइन लागू हुआ तो 7 इंसानी हुकूक पार्ट 3 में थे, लेकिन बाद में उसको संशोधित किया गया, उसके अंदर चेंजेस किए गए, तो वो बाद में 6 फंडामेंटल राइट हो गए। एक राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया, वो इंसानी हुकूक के पार्ट 3 यानी आइन के पार्ट 3 से हटा के उसको जो है खाली आइनी हुकूक का दर्जा अब इख्तियार है। अब ये जो आर्टिकल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बराबरी का हुकूक, अभी बराबरी के हुकूक क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे या किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जाएंगे जिसको अंग्रेज़ों ने तामीर कराया है या अंग्रेज़ों ने जिसको जो है बनाया है, तो आप उसको देखेंगे कि वहाँ पे एक रास्ता था, उस रास्ते में जो है एक रास्ता ऊंचा था, एक रास्ता नीचे था। तो अंग्रेज़ कभी भी जो है भारतीयों को अपने बराबर नहीं समझते थे, ना वो बैठना पसंद करते थे। इस वजह से ये 2 रास्तों की बनावट करी गई कि एक रास्ते पे अंग्रेज चलेंगे, एक रास्ते पे जो है भारतीय चलेंगे। तो ये जब बनावट की जा रही थी तो ये बराबरी, गैर बराबरी को तवज्जो देने का काम किया गया। लेकिन जो संविधान सभा के हमारे लीडरान थे, उनकी ये कोशिश थी कि हर भारतीय कानून के नज़र में सब बराबर हों। तो इसी प्रकार से आर्टिकल 14 को ऐड किया गया और आर्टिकल 14 से 18 तक बराबरी के हुकूक की बारे में दर्ज चीज़ें हैं। 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि जो भी भारतीय है या जो भी नागरिक है या जो गैर नागरिक भी है, उसको भी ये राइट्स मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंसानी हुकूक पार्ट 3 में दर्ज है उनके लिए ये भी है कि जो इंसान भारतीय नागरिक नहीं भी हैं और जो दूसरे देश से आए हुए हैं, उनको भी ये राइट्स मिलते हैं, ये हुकूक उनको भी मिलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आया हुआ है, तो क्या उसके पास कोई हुकूक होंगे या नहीं होंगे? तो आप लोगों का जवाब है कि उसके पास कुछ हुकूक होंगे, और वो दर्ज हैं जो पार्ट 3 में है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो बराबरी होगी, उनके साथ गैर बराबरी नहीं होगी। कोई अंग्रेज आ जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई तुम चले जाओ, तुम तो भारत के नागरिक नहीं हो, तुम्हारे पास जो है बराबरी का हक नहीं है। ठीक, भारत का संविधान जब बनाया गया तो लीडरान ने ये चीज कोशिश की कि बराबरी सबको मिले, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, सबको ये मिले। और लॉ के नजरिए से अगर आप देखें तो जो भी कानून बनेगा उसमें किसी भी तरीके की गैर बराबरी को तवज्जो नहीं दी जाएगी। ये चीज महत्वपूर्ण है समझने की कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप आंसर राइटिंग में ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई कानून सरकार बना रही है और सरकार के कानून से किसी को ये अंदेशा हो रहा है कि गैर बराबरी हो सकती है, या कानून लागू हो गया और उससे गैर बराबरी हो रही है, तो तुरंत उसके खिलाफ वर्जी में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कोई कानून बनाया गया कि जो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, और जो उर्दू बोलने वाले, अरबी बोलने वाले या फारसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्हीं को जो है एडमिशन मिलेगा। ठीक, ये एक कंडीशन बना दी, बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? ऐसे सिनेरियो में जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, उस बोलने वाले जबान के लोगों के खिलाफ वर्जी हुई है, उनको गैर बराबर समझा गया। तो इस बुनियाद पे आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और कहेंगे कि जनाब इस कानून से खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन के बराबरी के हुकूक जो हैं, बराबरी हुकूक का जो कानून है उसके तहत जो है हमारा हुकूक का मुखालफत हुई है। हम जो है अब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है इस पे आदेश दीजिए कि ये हमें भी इंक्लूड करें, जो दूसरी गैर जबानें हैं उनको भी इंक्लूड करने का काम करें। ठीक, तो इस तरीके के लिए, इस तरीके के प्रावधान के लिए आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि राइट टू इक्वालिटी जो है कैसे मिलेगी, तो उसमें 2 चीजें हैं। आर्टिकल 14 में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर है। राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू अ कॉमन सिटीजन, सब कानून की नजर में एक बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो अब इस चीज को समझने के लिए आपको यह समझ में आना चाहिए कि जब कानून बनाएगा पार्लियामेंट, जो कानून साज असेंबली है, जब वो कानून बनाएगी तो वो कानून जो होगा वो कानून सबको बराबर रखते हुए बनाया जाएगा। ठीक है,
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अगर किसी व्यक्ति के घर में चोरी हुई है तो उसके पास ये हक है कि उसको कानून की एक समान प्रोटेक्शन मिले, मतलब उसको एफआईआर दर्ज करने का मौका मिले। अब इस बुनियाद पे उसको रोका नहीं जा सकता कि भाई आपका रंग तो सांवला है और आप जो है एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। रंग के आधार पे उसको ये रोका नहीं जा सकता। धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, लिंग यानी और मर्द औरत और जो ट्रांसजेंडर है उनके आधार पे आप ये नहीं कहोगे कि भाई आप तो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी किसके? कानून की नजर से। और उनको कानून के नजरिए से ही क्या होगा, उनको जो है कानून जो है एक नजर से देखेगा। यह है बराबरी का कानून जो आईन के पार्ट 3 में दर्ज है। ठीक, फिर देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो इक्वालिटी के साथ साथ कुछ ऐसी कौमें थी जो जिनके साथ जुल्म हुआ, सालों साल जुल्म हुआ, क्योंकि भारत में एक जाति आधारित समाज का निर्माण होता रहा है। धीरे धीरे आइन के हिसाब से उसको कोशिश की गई कि उसको खत्म किया जाए, और जो लोग इस कारणवश पीछे रह गए हैं उनको आगे करने के लिए क्या किया गया, उनके लिए कुछ एफर्मेटिव एक्शन लिए गए, उनको सहूलत दी गई। कुछ उनके नंबरों में जो है अगर कम नंबर भी हैं तो उनको कोशिश की गई कि वो जो है एडमिशन ले लें। इस पूरे प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ये आर्टिकल 15 में उन कौमों के लिए दर्ज है जो कौमें सालों साल जो है पिछड़ी रही, जिनके साथ जो है सालों साल जो है उत्पीड़न हुआ और उनको मौका नहीं मिल पाया पढ़ने लिखने का। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा एक अफर्मेटिव एक्शन का प्रिंसिपल डाला गया कि अगर कोई कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक अफर्मेटिव एक्शन देंगे और उनके लिए कुछ सीटें कॉलेजेस में रिजर्व करेंगे। इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में नौकरियों में भी, सरकारी नौकरियों में भी जो कौमें पिछड़ी रह गई, जो कौमें पढ़ नहीं पाई किसी भी इस तरीके से कि समाज में उनके साथ जो है भेदभाव होता था, इस बुनियाद पे उनको मौका दिया गया। इसी तरीके से औरतों के लिए भी जो है पावर है आर्टिकल 15 में ही, 15 क्लॉज 3 में, कि औरतों और बच्चों के लिए कुछ हुकूक बनाए जा सकते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, औरतों को और बच्चों को। और कानून की नजर में ये माना जाता है और इंटरनेशनल रिजीम भी है कि जो है कानून इन लोगों को जो है समझता है कि ये जो है इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ऐसे में कानून साज असेंबली जो है कानून बनाती है औरतें और बच्चों के राइट्स को, हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने देखे होंगे पॉक्सो जैसे कानून है जिसमें बच्चों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया गया है, और जैसे औरतों के लिए जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है उसमें जो है औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है वर्क प्लेस में। अगर वो यहाँ कहीं काम करती हैं तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम इन कानूनों के जरिए करा गया है। इसी तरीके से हमारे यहाँ एक छुआछूत का एक चलन था। भारत के जो गांव थे, शहर थे, वहां पे कुछ ऐसे तरीके के समाज में चलन था कि जिसके तहत छुआछूत होती थी, और उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 को इनकॉर्पोरेट किया गया और कहा गया कि जो छुआछूत है उसको खत्म किया जाएगा। ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है आर्टिकल 17। तो आप इसी फहरिस्त के हिसाब से आप याद करने की कोशिश करिएगा कि 14 में क्या कहा गया है, 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या कहा गया है, 17 में, और फिर 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल। पहले क्या होता था, हर किसी को एक टाइटल मिलता था, जैसे सर सैयद, सर का टाइटल मिल गया, या फिर कैसरे हिंद का टाइटल मिल गया, जिससे उनको एक अलग अहमियत मिलती थी। अब हम कह रहे हैं कि बराबरी के हुकूक हैं, तो बराबरी के हुकूक का मतलब तो कोई किसी को टाइटल नहीं मिलना चाहिए, किसी को जरा ज्यादा इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए वहां पे अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात भी कही गई कि भाई जो टाइटल्स हैं उसको खत्म किया जाएगा, किसी को कोई अलग से मनसब नहीं मिलेगा। ठीक, फिर आप सवाल करोगे कि सर आप मुझे बताइए कि फिर भारत रत्न क्यों दिया जाता है, और हर आदमी जिसको भारत रत्न मिलता है उसको अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा लेता है कि भारत रत्न फला फला, पद्म श्री फला फला, पद्म विभूषण फला फला। तो वो टाइटल से एक आदमी को अहमियत नहीं मिल रही है, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने किसी फील्ड में अच्छा काम किया है, इस वजह से हमने इनको ये टाइटल दिया है। समझ गए? तो ये जो टाइटल्स हम लोग दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं या ये पद्मश्री दे रहे हैं, ये उनको मोटिवेट करने के लिए दिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि उनको इससे कोई बड़ा मनसब हासिल हो जाएगा। ठीक, और एक चीज और है आर्टिकल 18 में कि अगर कोई दूसरी सरकार
किसी भारतीय नागरिक को कोई टाइटल देना चाहती है तो वो भारत सरकार से इजाजत लेगा, उसके बाद ही वो ले सकता है। ये आर्टिकल 18 में लिखा है। तो जो बराबरी के हुकूक हैं उसमें 14 से 18 तक इस बात का जिक्र है कि आप कौन से आपको क्या क्या हुकूक, जो बराबरी के हुकूक है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। पहले तो आपको मिलेगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, के कानून की नज़र से सबको एक बराबर देखा जाएगा, कोई किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होगी। इसी तरीके से जो आर्टिकल 15 है उसमें यह कहा गया कि कोई भी तरीके का गैर बराबरी नहीं होगी, किसके आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे, लिंग धर्म के आधार पे, और इनमें से किसी भी चीज के आधार पे आप जो है किसी से गैर बराबरी नहीं करोगे। फिर आप जो है आर्टिकल 16 में कहा गया कि गैर बराबरी नहीं होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में भी गैर बराबरी नहीं होगी। लेकिन जो कौमें जो पिछड़ी रह गई हैं उनको अफर्मेटिव एक्शन यानी मोटिवेट करने के लिए आप उनको क्या है आरक्षण या रिजर्वेशन दे सकते हो। ये देने का प्रावधान जो है आर्टिकल 15 और 16 में दोनों में है। इसी तरीके से 17 में कहा गया कि छुआछूत पे जो है बैन लगेगा, खत्म हो जाएगी छुआछूत होगी नहीं, और उसको खत्म करने के लिए कोई कानून अगर बनाया जाएगा तो कानून बनाया जाएगा। तो इसी तरीके का कानून शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट अगर कोई जो शब्द है अपशब्द बोलता है तो उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है क्या, SC/ST एक्ट में। इसी तरीके से आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, और यहाँ पे जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आप इस बात को समझते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये आपके इंसानी हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं पार्ट 3 में, ठीक। और अगर इसका वायलेशन होगा यानी इसके खिलाफ वर्जी होगी तो आप तुरंत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब आ जाइए आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 यानी 19 से 22 तक जो है आपको कुछ आज़ादी यानी फ्रीडम दी गई है, राइट टू फ्रीडम है, कुछ आज़ादी है आपको, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, संगठित होने की आज़ादी, और उसके अलावा जो है आपको आज़ादी दी गई है कि आप जो है कहीं पे भी मकान ले सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कोई भी तरीके का प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक। परंतु एक चीज समझ लीजिए कि ये जो राइट्स हैं, ये जो हुकूक हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है, इस पे रोक लगाई जा सकती है। और रोक कैसे लगाई जा सकती है, जैसे कोई आपने भाषण दिया और उस भाषण से जो है देश में कुछ ऐसी आपदाएं घटित हो गई जिससे दो कौमों के बीच में नाराजगी आ गई या दंगे हो गए, फसाद हो गया, तो आप ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे। या किसी के खिलाफ आपने मान हानि कर दी या उसके खिलाफ कोई झूठ बोल दिया, तो इस तरीके के जो राइट्स हैं ये आपके राइट टू फ्रीडम में दे रखे हैं कि भाई आप इसको इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे। किसी ने कोई कार्टून बनाया और कार्टून बनाने के बाद जो है उसमें ये उससे ये जा रहा था, उसका ये आइडिया था कि इससे इस शख्स की जो है बेहुरमती हो रही है, आपने किसी शख्स की बेहुरमती करी तो उस तरीके का कार्टून आप नहीं बनाएंगे। अक्सर जो है इस तरीके की चीज़ों पे एहतजाज करते हैं लोग और कहते हैं कि भाई आपका आज़ादी है परंतु आप आज़ादी से किसी दूसरे शख्स की जो है या उसके कम्युनिटी को खिलाफ नहीं कर सकते। मतलब जो आपके राइट्स हैं वो उस राइट से आप दूसरे को जो है दूसरे के राइट्स को कर्टेल नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सेइंग है कि मेरे हाथ में अगर छाता है तो छाता मैं कब तक घुमा सकता हूं, जब तक दूसरे की नाक ना आ जाए। बात समझने वाली है कि आपका राइट तभी तक है जब तक दूसरे की नाक नहीं आ रही। जैसे ही दूसरे व्यक्ति की नाक आ गई आपका राइट खत्म हो गया। इसी को इस तरीके से समझिए कि आपने बहुत अच्छा लेख लिखा और उस राइटिंग में आपने क्या किया, उस राइटिंग में आपने कोई ऐसी बात लिख दी जिससे दूसरे व्यक्ति को या दूसरी कम्युनिटी को नुकसान हुआ या उनके बारे में झूठ लिख दिया, तो उनका राइट शुरू हो गया और आपका राइट खत्म हो गया, आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना होगा, आपको जो है ऐसे तरीके से लिखना होगा या ऐसी बात कहनी होगी जिससे दूसरे की मुखालफत आप ना झेलें या मुखालफत ना हो। तो ये आपके आर्टिकल 19(1)(a) में दे रखा है। जैसे आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आपको बोलने की आज़ादी है, लिखने सोचने पढ़ने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। पढ़ने की आज़ादी जो है वो आर्टिकल 21(A) में है। आपका जो लिखना है या आपका जो बोलना है उसमें भी पढ़ने की आज़ादी आती है, क्योंकि 21(A) तो बाद में ऐड हुआ। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरीके का कोई आर्टिकल नहीं था। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमको पढ़ने की आज़ादी नहीं दे रहा था? जहां आपको बोलने की आज़ादी थी वहां आपको पढ़ने की भी आज़ादी थी, आर्टिकल 19(1)(A) में है। और आपको ये मालूम होगा कि ये राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जो है
कर्टेल यानी कम किया जा सकता है अगर आपने कोई झूठ बोला हो, कोई दो देशों के बीच में आपने ऐसी बात कह दी जिससे युद्ध हो सकता है, तो आपको ऐसी बातें बोलने से रोका जा सकता है। ठीक है, और भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे आपने अगर कोई सवाल उठा दिया है तो उसकी चीज के लेके भी आप पे जो है कार्रवाई हो सकती है कि आप ऐसी बात ना बोलें। ठीक, और ये 19 के अंदर काफी चीजें हैं। 19 के अंदर पहले तो बोलना लिखना पढ़ना है, दूसरा फिर 19 के अंदर क्या है आपका, आपको जो है आप असेंबल हो सकते हैं फ्रीली, राइट टू असेंबल फ्रीली। मतलब अगर आपको बोलने लिखने की आजादी है तो आप क्या करोगे, आप इकट्ठा हो सकते हो, बोल सकते हो, आप जो है इकट्ठे हो सकते हो, ये आपको आजादी दी गई है। फ्रीडम टू असेंबल फ्रीली विदाउट आर्म्स, ये 19(1)(b) में दे रखा है। 19(c) में दे रखा है कि आप संगठित हो सकते हो, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, और जो है आप यूनियन बना सकते हो, टीचर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, इस तरीके के आप संगठन बना सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19(1)(c) में दे रखा है। फिर 19(1)(d) में क्या दे रखा है, 1D में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपकी ये राइट है कि आप कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पूरे भारत में जो है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, पूरे भारत में। और फिर जो है आपके पास जो अगला राइट है वो ये है कि अब आप सवाल ये पूछेंगे कि जनाब अगर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, क्या हमें वहां पे भी फ्रीली मूव करने की आजादी है? तो उसका एक जवाब है कि वहां पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। तो वहां पे आपको, आप फिर कहोगे कि ये मैंने तभी बोला था कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और जब ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है इसी वजह से आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यू कैन रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप किसी भी भारत के हिस्से में रह सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से में आपको रिजाइड करने से पहले प्रॉपर्टी परचेज करनी होगी। तो प्रॉपर्टी जब आप परचेज करेंगे तो प्रॉपर्टी उस इलाके के, उस स्टेट के उसी शहरी को मिलेगी जो वहां का शहरी है। जैसे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हिमाचल के नागरिक ही जो हैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में भी यही था, आर्टिकल 370 हटने से पहले, कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही जो हैं प्रॉपर्टी परचेज कर सकते थे। परंतु अब जो है सब लोग, आर्टिकल 370 को हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद सब लोग वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स हैं जो कुछ उन्हीं लोगों को मिले हुए हैं जो वहां के शहरी हैं। शहरी से मतलब जो वहां के डोमिसाइल हैं, जो वहां पैदा हुए, जन्म जात से वहीं रह रहे हैं। ठीक, फिर आपका राइट टू प्रोफेशन है। राइट टू प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस है, आप किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं जो भारत का कानून जिसकी इजाजत देता है। वो आर्टिकल 19(e)(f) में लिखा हुआ है कि आपको कोई भी तरीके का जो है बिजनेस, ट्रेड और जो है प्रोफेशन करने की इजाजत है। लेकिन एक सवाल है कि अगर कोई चीज पे जैसे सावन आते हैं तो सावन में क्या होता है, इस पे मीट सेलिंग पे बैन लग जाता है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल 19(6) में दे रखा है कि अगर इस तरीके का इशू होगा तो आप जो है उस प्रोफेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसी वजह से उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ये आर्टिकल 19(1)(6) में इस तरीके का, आर्टिकल 6 में ये दे रखा है 19(6) में। ठीक, तो ये जो आर्टिकल 19 का जो बाइफर्केशन है ये मैंने आपको बताया, और इसको आप इसी तरीके से याद करिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आर्टिकल 19 में क्या क्या चीज दे रखी है। ठीक, फिर जो है आप देखेंगे आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 में 3 चीजों का जिक्र है। ऊपर चलेंगे, ये आर्टिकल 20 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के बारे में ये कहा जाता है कि अगर देश में इमरजेंसी भी लगी हुई है तो 2 आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के वक्त भी एक्टिव रहेंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 20 और 21। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करते वक्त जो जुर्म था, आज जैसे मान लेते हैं 1 सितंबर 2024 है, 1 सितंबर 2024 को चोरी करने के जुर्म में आपको 3 साल की सजा हो सकती है। किसी शख्स ने चोरी करी तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। कानून बदल जाता है 5 तारीख को, 5 सितंबर 2023 को कानून बदल गया और कानून में अब सजा हो गई
10 साल चोरी करने के। जुर्म हुआ है 1 तारीख को। अब बताइए कि जो सजा मिलेगी वो 5 तारीख के हिसाब से मिलेगी या 1 तारीख के हिसाब से मिलेगी। ये बात आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दे रखी है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस बोलते हैं इसको, कि जिस दिन जो जुर्म हुआ है उस दिन की सजा उसको मिलेगी। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, इसको इसी तरीके से याद कर लीजिएगा। जैसे आप अगर क्लास एग्जाम में भी लिखें तो इसको इसी तरीके से लिखिएगा, इंग्लिश में डाल दीजिएगा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, और उसके बाद अपनी उर्दू की कमेंट्री उस पर शुरू कर दीजिएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, आर्टिकल 20 क्लॉज 1। मतलब समझिए कि जिस दिन जुर्म हुआ है, जिस दिन किसी शख्स ने, किसी फर्द ने जुर्म किया, उस दिन जो सजा थी उस दिन की सजा उसको मिलेगी। और अगर सजा बाद में बढ़ जाती है तो सजा बढ़ी हुई सजा उसको नहीं मिलेगी। जैसे दिल्ली में गैंगरेप हुआ और उस दौर में उसमें एक जो अपराधी था उसकी उम्र 16 साल थी, 16 या 17 साल जो उम्र थी। अब कोई शख्स जो 17 साल 18 साल से कम का है उसको जो है आप कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब फांसी नहीं दे सकते। अब क्या हुआ, लोगों ने जो है इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट हुए, काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और कहा गया कि भाई इसको भी सजा जो है फांसी होनी चाहिए। खैर, तो उस वक्त का जो कानून था कि अगर कोई शख्स 18 साल से कम का है और जिसने अपराध किया है तो उसको जो मैक्सिमम सजा होगी वो 3 साल होगी। इस वजह से उसको 3 साल की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जिस दिन जो जुर्म हुआ उस दिन की सजा उसको मिलेगी। जो उस दिन सजा रही होगी वही सजा मिलेगी, बाद में बदलने से आप सजा चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। मतलब जो क्रिमिनल पनिशमेंट है वो पीछे की डेट से लागू नहीं हो सकती। रेट्रोस्पेक्टिव। बैक डेट से आप क्रिमिनल लॉज में सजा नहीं दे सकते। बैक डेट में आप क्रिमिनल लॉज में सजा नहीं दे सकते। लेकिन एक असम में मसला है। असम में मसला क्या है कि हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। भारत में एक कानून है, चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, बच्चों की शादी नहीं होगी। बच्चों की शादी का मतलब यह है कि लड़की की उम्र 18, लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है, तभी शादी मानी जाएगी चाइल्ड मैरिज में। अब पॉक्सो का एक कानून है। पॉक्सो का कानून कहता है कि जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ और बच्चे की उम्र 18 से कम है तो उसके लिए उसको सजा होगी। अब किसी शख्स की शादी हो गई और जो रिलीजियस राइट है उसमें जो है बच्चा जो है बालिग होने की उम्र दूसरी है, उसमें उम्र जो है 14 साल है, 12 साल है, इस तरीके की उम्र है। अब शादी किसी चाइल्ड मैरिज हो गई, किसी बच्चे की शादी हो गई और उनके बीच में जो शादी के बाद जो होता है वो उनके बीच में हुआ। अब कोहैबिटेशन उनके बीच में जब हुआ तो क्या हम ये मानेंगे कि वो पॉक्सो में पनिश होगा? आप समझिए कि अगर किसी फर्द की शादी हो गई जब वो बच्चा था और उसकी शादी के बाद कोहैबिटेशन हो गया, मियां बीवी मिले और मिलने के बाद जो है क्या बीवी मुकदमा दर्ज करा सकती है पॉक्सो का, या स्टेट पुलिस जो है पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर सकती है? ये एक सवाल है। असम में इसको लेके एक बड़ा मसला चल रहा है जिसको लेके काफी जो है आवाजें भी उठ रही हैं कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरीके की नौयत में क्या होना चाहिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई चीज लागू नहीं हो सकती। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उनका ये कहना था कि अगर चाइल्ड मैरिज पहले से लागू है उसके बाद पॉक्सो लागू हो गया, तो जब से पॉक्सो लागू हुआ है, जब से जो चाइल्ड मैरिज हुई है उसके बाद से वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑफेंस होंगे पॉक्सो के अंदर, और उसके अंदर मुकदमा दर्ज करवा के शौहर को जेल भेजने का काम हुआ है। काफी केसेस में काफी लोगों को जेल भेजा गया है। ठीक, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए और जो करंट इश्यूज हैं उस पर आपको अपनी बात रखने का तौर तरीका भी आना चाहिए। ठीक, फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 देखते हैं। 20 क्लॉज 1 हो गया कि जिस दिन जो आप जुर्म हुआ है उस दिन का आपको सजा मिलेगी। ठीक, 20 क्लॉज 2 देखिए। 20 क्लॉज 2 बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। डबल जियोपार्डी बोलते हैं, डबल जियोपार्डी।
मतलब एक शख्स ने ये पेन एक बार चोरी किया तो क्या उसे 2 बार सजा मिल सकती है? तो ये एक सवाल है कि एक शख्स ने ये पेन चोरी किया 1 तारीख को, उसकी सजा वो एक बार लेगा, क्या उसको दोबारा सजा मिल सकती है? नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। एक शख्स को एक अपराध के लिए एक ही दफा जो है सजा दी जा सकती है। ठीक, इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं कि अगर आदमी ने चोरी की या डकैती की तो उसको उस अपराध के लिए एक ही दफा सजा दी जाएगी। फिर है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। 20 क्लॉज 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई आदमी, कोई फर्द अपने खिलाफ गवाह बन सकता है जोर जबरदस्ती से। नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब समझिए कि कोई फर्द अपने खिलाफ जोर जबरदस्ती से गवाह नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? अगर वो चाहे तो अपने लिए कन्फेशन दे सकता है कि जनाब मैंने अपराध किया है अपनी मर्जी से, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर देके, जो अक्सर पहले होता था, 3rd डिग्री टॉर्चर देके किसी को जो है आप अपने खिलाफ गवाह देने के लिए बना सकते हैं? नहीं। आप राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के वायलेशन करेंगे अगर ऐसा करते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ जोर जबरदस्ती, कंपल्शन से, कंपेल करके जोर जबरदस्ती से आप उसको जो है अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकते। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कह रखा है। तो आपको मैंने बताया कि अगर इमरजेंसी लगेगी तो इमरजेंसी के वक्त 2 जो आर्टिकल एक्टिव होंगे, वो पहला आर्टिकल होगा आर्टिकल 20 और दूसरा होगा 21। 21 को तो आप ये समझिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें 21 से ही ड्राइव होती हैं, जिसको जीने का हुकूक भी कह सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। अब आप समझिए कि एक शख्स, उसको जीने का अधिकार है, तो जीने के अधिकार के साथ साथ जो और राइट्स हैं वो भी उसको मिलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को इतना इंक्रीज कर दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि अब हर चीज आपकी साफ हवा से लेके साफ पानी से लेके स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई सब जो है उसके अंदर कवर हो रही है आर्टिकल 21 के अंदर। आर्टिकल 21 क्या कहता है? उसकी जो बेयर रीडिंग है, जो शब्द है वो है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब समझिए कि हर फर्द, अब इसमें ये नहीं लिखा है एवरी इंडियन, एवरी सिटीजन, क्या लिखा है? एवरी पर्सन, और पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। जो भारतीय शहरी हैं और भारतीय शहरी नहीं भी हैं, वो सारे लोग 1921 का फायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि किसी भी फर्द के साथ आप जो है उसकी लाइफ, उसकी जीने का तरीका या उसकी जीने की आजादी को छीन नहीं सकते जब तक कि कोई प्रोसीजर नहीं है। जैसे किसी शख्स ने चोरी करी, अब चोरी करने में उसको 3 साल की सजा थी, जज साहब ने उसको 3 साल की सजा डाल दी। अब बताइए कि 3 साल की जो सजा डाली गई है वो ये कह सकता है कि मेरा तो आपने जीने का तौर तरीका ही खत्म कर दिया। इसका जवाब यह है कि प्रोसीजर ये कहता है कि अगर आपने चोरी की है जनाब, तो आप जो है उस प्रोसीजर के तौर तरीके पे आपको जेल भेजा जा रहा है। मैं अपनी जबरदस्ती से आपको नहीं भेज रहा हूं। अगर प्रोसीजर कहता है कि आपने अगर चोरी की है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये बात आर्टिकल 21 में भी दे रखी है कि अगर प्रोसीजर में कहा गया है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहता है कि इनकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं, तो कर्टेल कर सकते हैं, मतलब छीन सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। 1975 से लेकर 1977 तक भारत में इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी का दौर था, इमरजेंसी लागू थी, और मेनका गांधी जो हैं वो बाहर जाना चाहती थी। उनका पासपोर्ट बगैर उनको नोटिस दिए जब्त कर लिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधे मुकदमा किया कि राइट टू मूवमेंट के खिलाफ है, मुझे मौका मिलना चाहिए था, मेरा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया गया। उधर से जो पासपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर थे उन्होंने ये अपना बयान दिया कि जनाब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के थ्रू हुआ है, हमने इनको जो है किसी और तरीके से रोका नहीं है बाहर जाने से।
अदालत ने कहा कि जो प्रोसीजर होगा वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। मतलब जो प्रोसीजर आपका होगा किसी व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी को खत्म करने के लिए, वो प्रोसीजर के अंदर इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ दिखना चाहिए। मतलब आप जोर जबरदस्ती तरीके का प्रोसीजर भी लागू नहीं करवा सकते। ठीक, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या कह रहा है। आर्टिकल 21 कह रहा है कि अगर किसी शख्स के पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है और स्टेट के पास ये पावर है कि उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल कर सकता है, तो वो प्रोसीजर जो बनाएगा कर्टेल करने का वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। ये 4 अल्फाज याद कर लीजिए, एग्जाम में लिख के आना है आपको कि मेनका गांधी के केस के बाद ये राइट टू लाइफ के अंदर, जीने के हुकूक के अंदर ये कहा गया था कि जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वो भी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा। ठीक, अब आर्टिकल 22 पे आइए। 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 22 क्या कहता है? 22 कहता है कि एक व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसके क्या क्या हुकूक हैं। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक, आर्टिकल 22, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसके क्या क्या हुकूक होने चाहिए। पहला हुकूक तो ये होना चाहिए कि उसको ये मालूम हो कि वो किस अपराध के अंदर उसको गिरफ्तारी कर रहे हैं, पुलिस जो आई है वो क्यों गिरफ्तार कर रही है, वो मालूम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए उसको कि जो है उसको क्या बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक, अगर कोई ऐसा अपराध है जिसके अंदर बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिल सकती है तो उसको वो मिलनी चाहिए, यानी थाने से ही बेल मिल जानी चाहिए, ये उसको मालूम होना चाहिए। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। Within 24 hours he should be present before the magistrate। मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार करके आपको पेश करना है कि जनाब हमने इसको गिरफ्तार किया है और इसके पास बेल लेने का अधिकार है। तो मजिस्ट्रेट साहब जो है बेल दे के छोड़ देंगे, नहीं तो फिर उसको रिमांड पे भेज देंगे, पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड। ठीक, ये उसके पास राइट होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण राइट है वो ये है कि वो अपने मर्जी का वकील करने का हकदार है। मतलब उसको वकील, राइट टू लीगल एड जो है उसका अधिकार है और वो अपने मर्जी के वकील से जो है सलाह मशवरा कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये आर्टिकल 22 में कहा गया। फिर 2 तरीके की डिटेंशन होती है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपने सुना होगा यूएपीए का कानून, ठीक है, और यूएपीए का कानून नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट ना, एनएसए, और उसको हिंदी में रासुका भी कहते हैं। तो ये कानून, अगर किसी शख्स पे ये शक है कि वो कोई अपराध कर सकता है तो उसको उस अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक, और किसी फर्द ने अपराध कर दिया और उसके बाद सजा दी जा रही है तो उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हमारे पास कई कानून हैं। एक है यूएपीए जो अक्सर आजकल खबरों में रहता है, काफी लोग उसके अंदर गिरफ्तार भी हैं यूएपीए के अंदर। फिर इसी तरीके से एनएसए है, मकोका है, ये भी कुछ क्राइम है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और इमरजेंसी के टाइम पे एक और कानून था जिसको बोलते थे मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि खत्म हो गया, जिसको खत्म कर दिया गया। जब बाद की सरकारें आई उन्होंने मीसा को खत्म कर दिया गया, मीसा की जगह दूसरे कानून आ गए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम करते थे, जैसे कि यूएपीए आ गया। यूएपीए उससे पहले भी था लेकिन यूएपीए बाद में अमेंडेड होके और पावरफुल हो गया और स्टेट को ज्यादा पावर उसमें दी गई है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे काम में लिप्त है जिससे भारत के संप्रभुता यानी सोवरेनिटी पे खतरा है तो उसको जो है जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 22 में दे रखा है। अब आर्टिकल 22 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 23 एंड 24, बड़े इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हमारे यहां आर्टिकल 23 में क्या होता था, आर्टिकल 23 में क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ कोई आदमी शख्स जो है वो काम कर रहा है किसी के यहाँ, तो वो क्या करते थे, उसको लगातार उसे काम करवाते रहते थे, खाना खिला दिया कुछ और जो है बस उसको ऐसे ही चल रही थी खानी। लेकिन ये जो इस तरीके की जो चीजें थी उससे क्या हो रहा था कि उससे स्लेवरी प्रमोट हो रही थी, गुलामी प्रथा जो है या बेलदारी प्रथा जिसको कहते हैं वो प्रमोट हो रही थी।
उसका कोई अपने राइट्स नहीं थे। तो इस तरीके के हुकूक को रोकने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल 23 में रखा गया। आर्टिकल 23 में यह रखा गया कि कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, मतलब उसके साथ कोई ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे उसको ये महसूस हो कि वो इंसानी नहीं है। मतलब गुलामी प्रथा को खत्म करने का काम किया है। बदुआ मजदूरी हमारे यहाँ होती थी, मतलब अगर बाप ने उधार ले लिया तो आपने उस शख्स के बेटे को भी और उस शख्स को भी आपने क्या किया, बंधुआ बना लिया, गुलामी कर ली उसके साथ, और बंधुआ मजदूरी पे जो है आपने उसको अपने यहाँ काम पे रख लिया और उसको आपने सैलरी भी नहीं दी। भारत का जब आईन बना तो इस तरीके की चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लीडरान ने भारत के आईन को बनाया और ये कहा कि जब भारत का आईन लागू होगा तो किसी शख्स को इतनी सैलरी तो मिलेगी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, जिसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उसको इतनी सैलरी तो मिले ताकि वो अपना खर्चा कर सके। अब सवाल आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि हमारे यहाँ जो मस्जिदों में इमाम हैं क्या वो मिनिमम वेज पा रहे हैं? ये एक सवाल आप लोगों के जहन में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस जहां तालीम हासिल कर रहे हैं क्या वहां पे ये चीजें लागू हैं? ये एक सवाल वहां पे भी आपको सोचना चाहिए। ठीक, तो ये उस समाज, जिस समाज से हम सारे लोग आते हैं, उस समाज पे भी एक सवाल है कि क्या हम लोग अपने जो लीडर हैं, जो हमें नमाज के लिए नमाज पढ़ाते हैं, क्या हमें उन्हें मिनिमम वेज भी नहीं देना चाहिए? ये एक सवाल है जो अक्सर हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, तो ये आप जब इस चीज की राय अपने आसपास के लोगों से कहेंगे, बड़ों से कहेंगे, तब कुछ मुझे लगता है कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, अदरवाइज वो बदलाव नहीं आएंगे। और आप उन्हें गुलाम समझेंगे, जाएंगे कि भाई लाइट पंखे खोल दो, लाइट पंखे बंद कर दो। यही इस तरीके से ही समझा जाता है अक्सर, मैंने तो यही नोटिस किया है। कुछ कुछ जगह ऐसा है कि आजकल बदलाव आ रहा है और जो है उनको अच्छा जो है हैंडसम अमाउंट भी पे किया जाता है। ठीक, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो चाइल्ड लेबर है, बच्चे के साथ मजदूरी, बच्चों को किसी ऐसी जगह पे मजदूरी पे नहीं रखा जा सकता। 6 से 14 साल से कम आयु वर्ष के बच्चों को कहीं ऐसी जगह पे नहीं रखा जा सकता जो कि हजार्डस हो, जो कि उनकी ग्रोथ को रोके। अगर किसी बच्चे को उसकी ग्रोथ के लिए रोका जा रहा है तो आप उसको जो है एम्प्लॉयमेंट पे या नौकरी पे नहीं रखेंगे। ठीक, तो बच्चे का जो जहन है, उसकी जो परवरिश है, वो छोटी उम्र में ही उसकी जो सेहत है, वो अगर जैसे हमारे यहाँ फिरोजाबाद है उत्तर प्रदेश में, वह बैंगल इंडस्ट्री में अक्सर बच्चों को रख लिया जाता था। बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री है उसमें, या तंबाकू की इंडस्ट्री है, फायर क्रैकर्स की इंडस्ट्री है, पटाखे बनाने की। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में बच्चों के साथ, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है और वो जो है एक नर्चरिंग उसमें होते हैं, ग्रोथ में होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको आप जो है उस पे नहीं रखेंगे, काम पे नहीं रखेंगे। ठीक है, हजार्डस एक्टिविटी में आप उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन आप कहोगे सर कि हर चाय की दुकान पे जो है हमने एक बच्चे को देखा है, तो फिर वो क्या मसला है? तो आप ये कहो, उसका जवाब ये है कि अगर वो स्कूल करके और अपने उसका घर का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है तो वो कर सकता है, अदरवाइज जो है जो दुकान पे रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा हो सकता है। अक्सर लोगों को जो है पकड़ के पुलिस ले जाती है। ठीक, हाँ, चाइल्ड एक्टर का एक सर ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली चाइल्ड एक्टर के लिए। तो चाइल्ड एक्टर के लिए भी जो है एक ये है कि अगर वो हजार्डस है, कोई ऐसी एक्टिविटी बच्चों से करा रहे हैं, जैसे खतरों का खिलाड़ी एक शो आता है, तो क्या बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर बच्चों के जीवन पे कुछ नुकसान हो सकता है तो ऐसी चीज में बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आर्टिकल 24 का पार्ट है। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू रिलीजन की बात करता है। जैसे आपको मालूम है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क का क्या मतलब होता है? सेकुलर मुल्क का मतलब ये होता है कि भारत में हर मजहब को एक नजर से देखा जाएगा, उसमें जो नजरिए होंगे वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, कि फला ए मजहब को जो है ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, बी मजहब को कम तवज्जो दी जा रही है, इस तरीके से नहीं कर सकता। और स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं होगा। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं
उनका अपना जो है एक स्टेट का मजहब है। मतलब अफगानिस्तान का आप देखिए तो अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है, मतलब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है। तो ये एक स्टेट मजहब है उनका, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक मजहब के लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है, दूसरे मजहब के लोगों को कम तवज्जो मिलती है, जो कि आज की समझ कहती है, ठीक। अब हमारे यहाँ आर्टिकल 25 है, लेकिन 25 में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। 25 के अंदर यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 25 है वो बराबरी के अधिकार से कमतर है। पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी के नाम पे भी आर्टिकल 25 को कम किया जा सकता है, मतलब उस पर रोक लगाई जा सकती है। और ये हमने देखा अभी 2 साल पहले कोरोना जब आया तो मंदिर मस्जिद सब बंद हो गए। अब कोई शख्स ये कहता कि मेरा तो आईनी हुकूक है कि मुझे तो मस्जिद जाना चाहिए, तो फौरन जो है अदालतें और जो सरकारें हैं वो ये कहती कि आर्टिकल 25 के अंदर ये मेंशन है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, आप जो है आर्टिकल 25 का अपना फॉलो करा सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ पे आ जाएगी तो रोक लगाई जा सकती है। हेल्थ के नाम पे रोक लगाई जा सकती है। पब्लिक ऑर्डर के नाम पे कोई जुलूस निकालना चाहता है, कोई रथ यात्रा निकालना चाहता है और पता चलता है कि वहां पे कुछ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कुछ फसाद हो सकता है, तो उस पर रोक लगवाई जा सकती है और उसको जुलूस निकालने से मनाही दी जा सकती है। मोरालिटी के ग्राउंड पे कोई ऐसी सभ्यता है किसी मजहब के अंदर कि जिससे, जैसे सती प्रथा थी हिंदू मजहब के अंदर, जिससे उसे जो है अगर शौहर मर जाता था तो बीवी को अपनी जान देनी होती थी, तो इस तरीके की प्रथा पे रोक लगाई जा सकती है। तलाकुल बिदत का मामला भी इसी तरीके का था कि अदर प्रोविजंस, 3 तलाक का जो मामला इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के ही खत्म किया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। मतलब ये राइट पुरुषों के पास था खाली कि वो एक बार में 3 तलाक दे के तलाक से अपनी बीवी को छोड़ सकते थे, और आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने उसको असंवैधानिक यानी असंवैधानिक बोल दिया और कहा गया कि जो है इसका अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं और ये आप सवाल खोजिएगा कि एक शौहर ने एक बीवी को 3 तलाक एक बार में कह दिया, तलाक हो गई। कुछ लोगों जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ये तलाक हो गई, तो क्या जेल भेजना जायज है जो 3 तलाक का कानून है? ठीक, ये आप लोगों के लिए सवाल है, आप इस पे सोचिएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ये कहती है कि अगर कोई शौहर और बीवी है और बीवी ने शौहर पे मुकदमा कर दिया, वो मुस्लिम इस्लाम धर्म से नहीं है, बीवी ने शौहर पे मुकदमा कर दिया, तो ये क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आएगी। मतलब शौहर के लिए ये एक बहुत बड़ा चीज हो गई कि उसकी बीवी ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, तो वो ये सोच के उसको तलाक दे सकता है, ठीक। लेकिन एक शौहर ने बीवी को 3 दफा तलाक कहा, तलाक भी नहीं होगी और जेल भी जाएगा शौहर, और जो है उसको मेंटेन भी करेगा, जेल से जो है खर्चा भी देगा, नान नफका भी देगा। तो ये एक थोड़ा सवाल है, ये आप लोगों को इसका जवाब खोजना है, और जब आप वकील बन जाएं तो इसके लिए आपको पैरोकारी भी करनी है कि ये क्या ठीक है या गलत है, ठीक। ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। आर्टिकल 25 के अंदर यही बात कही गई है कि हर शख्स को राइट है अपने मजहब का पालन करने का, अपने मजहब के हिसाब से जो है जो भी उसका रिचुअल्स है उसको फॉलो करने की उनको इजाजत है। 26 में ये कहा गया है कि अगर कोई फिरके हैं तो उन फिरकों को भी इजाजत है कि वो अपने अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, मदरसे इस्टेब्लिश कर सकें। तो जो मदरसे बनते हैं वो आर्टिकल 26 के अंदर बनते हैं। 27 के अंदर जो है वो ये राइट है, 27, 28 जो है वो ये बोलता है कि आप जो है कोई भी स्टेट जो है टैक्स नहीं लेगा किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, ये बात 27, 28 के अंदर कही जाती है। फिर 29 और 30 बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं। 29 और 30 जो है वो कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी जो आबादी में कम है, जैसे मान के चलें दिल्ली में हम रहते हैं और दिल्ली में अक्सरियत जो है वो हिंदी बोलने वाले लोगों की है। अब यहाँ पे आंध्रा के कुछ लोग हैं
या तेलुगु के कुछ लोग हैं और वो अपने बच्चों को तेलुगु भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे क्या हुए, वो लिंग्विस्टिक यानी जबान के आधार पे वो क्या हुए, अकलियती हुए। तो वो आर्टिकल 29 और 30 उनको इजाजत देता है कि वो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, अपनी जबान को प्रमोट करने के लिए स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं और अपने बच्चों को उन स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन करा सकते हैं। और ये ही धर्म के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी है, जो रिलीजियस अकलियतें हैं उनके लिए भी ऐसा ही है कि अगर कोई धर्म के आधार पे अकलियत है तो वो अपने स्कूल और कॉलेजेस खोल सकता है और स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है उनको मान्यताएं देने से रोकेगी नहीं और उनको जो है मान्यता देगी, उनके स्कूल और कॉलेजेस को भी मान्यता मिलेगी। जामिया मिलिया इस्लामिया उसका एक एग्जाम्पल है कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और उसमें जो अकलियती मुसलमान हैं उनके बच्चों को और उनको जो है आरक्षण मिलता है और एडमिशन मिलता है। इसी तरीके से सेंट जेवियर्स कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, ऐसे ही खालसा कॉलेज है जो सिख कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी का है, और दीगर अकलियती मजहब के कॉलेजेस हैं जैसे तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, जैसे जैन धर्म के लोगों के लिए काफ़ी ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अकलियती धर्म अपने उसके लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने बच्चों को अपनी कल्चरल वैल्यूज सिखाने के लिए खोलते हैं और उसको मान्यताएं देने से स्टेट रोक नहीं सकती। अब सवाल ये जो हम अक्सर आता है आर्टिकल 29 और 30 पे, वो आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अकलियती इदारा है। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट मेरे ख्याल से रिजर्व हो गया है, आ जाएगा मेरे ख्याल से 1 2 3 मतलब काफ़ी टाइम से वो जजमेंट रिजर्व है और उस पर काफ़ी लंबी बहस भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। अब जवाब उसका आदेश आना बाकी है। ठीक, फिर आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो इंसानी हुकूक आइन के पार्ट 3 में जो दर्ज हैं, अगर कोई उसकी खिलाफवर्जी करेगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3, मतलब जो भी आईनी हुकूक पार्ट 3 में दर्ज हैं उसकी खिलाफवर्जी पे आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। ठीक, तो ये आप सुप्रीम कोर्ट क्या करने आओगे? सुप्रीम कोर्ट में आप रिट डायरेक्शन ले सकते हो। रिट है कौन कौन सी? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्ट्यूररी, प्रोहिबिशन। अब हेबियस कॉर्पस ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस का मतलब यह है कि किसी शख्स को गैर मतलब उसको जो है आपके पास राइट नहीं था गिरफ्तार करने का और आपने उसको गिरफ्तार कर लिया, अनलॉफुल डिटेन कर लिया, गैर जरूरी तरीके से आपने उसको डिटेन करके रख लिया है, तो वहां पे हेबियस कॉर्पस की प्ली कर सकते हैं आप। आदेश कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब हम ये शख्स हैं, जनाब जा रहे थे, इनको जो है इन शख्स ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, अपने घर में कैद करके रखा हुआ है, तो आप जनाब इसमें हेबियस कॉर्पस का रिट इशू कर दीजिए ताकि वो छूट सकें और जो है लाइफ और लिबर्टी का मसला जो है उनका खुल सके। इसी तरीके से मैंडेमस का एक डायरेक्शन आप ले सकते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। सरकार जो है कोर्ट जो है वो कमांड करती है, बोलती है, कहती है कि जाओ एसडीएम जाओ और जो है हम तुमको ये डायरेक्शन दे रहे हैं, तुम ये काम कर दो। प्रोहिबिशन का मतलब जो है वो एक तरीके का स्टे ऑर्डर का तरीके का समझ लीजिए। आपने सुना होगा कि स्टे ऑर्डर हो गया, तो स्टे ऑर्डर का मतलब कि जो निचली अदालत का ऑर्डर है उसको रोक लगा दी, उस पे रोक लगा दी कि भाई ये आदेश आज से पारित नहीं होगा। को वारंटो का मतलब क्या है? को वारंटो का मतलब है एक शख्स ए है, वो जाके शहर की डीएम की कुर्सी पे बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं इस शहर का कलेक्टर हूं। तो वो इस चेयर पे कैसे बैठते हैं, क्या उनके पास अथॉरिटी थी, ये पूछने के लिए आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जनाब व्हाट इज योर अथॉरिटी। आप और हाई कोर्ट उनसे पूछेगी आप अपनी अथॉरिटी बताइए कि यूपीएससी ने कोई लेटर जारी किया है आपके लिए कि आप जो है कलेक्टर की पोस्ट पे बैठ गए और किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। तो ये को वारंटो की रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और सर्ट्यूररी का मतलब यह है कि कोई भी निचली अदालत में मुकदमा पेंडिंग है या मुकदमा जो है उस पर आदेश आ गया है तो उस पर रोक लगाने का काम
जो है सर्टियोररी की रिट से आप करवा सकते हैं। ये आपके मौलिक इंसानी हुकूक हैं जिसको दर्ज किया गया है पार्ट 3 में। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो शुरू में 10 थी, अब 11 हैं। 10 और ये आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको आइन के अंदर दर्ज किया गया और आइन में इसमें आर्टिकल 51 कैपिटल ए में जो है इसको दर्ज किया गया कि ये 10 ड्यूटीज जो हैं इसको ऐड किया गया। ठीक, पार्ट 4A के अंदर ये बात दर्ज है कि मौलिक दायित्व यानी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक, अब ये जो है नेक्स्ट क्लास में आपको याद करना है कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है भारत के लिए। ठीक, उसमें एक जो लास्ट की ड्यूटी है वो अभी ऐड हुई है, 11वीं ड्यूटी जो है वो ऐड हुई है और वो 2002 में उसको ऐड किया गया। जब भारत के आईन में आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, उसी दौर में इसको भी ऐड किया गया 11वीं ड्यूटी को। आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि उनको शिक्षा दी जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देने का काम जो है सरकार करेगी। और ड्यूटी लगाई गई पेरेंट्स की कि वो उनकी ड्यूटी है, अगर वो पेरेंट हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उनका बच्चा स्कूल जाए। और इस ड्यूटी को ऐड किया गया 11वीं ड्यूटी में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। तो ये 11वीं ड्यूटी ये ऐड हुई कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है जिनके बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। तो ये 11 ड्यूटी आप अगली क्लास के लिए याद कर लीजिएगा, इस पर डिस्कशन आगे करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। पहले लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज सुनाना होगा। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।